Hello everyone, welcome back to IAS Cafe and 2024. My name is Priyanka. As you all know, इस प्लेटफॉर्म पे हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को साथ में पढ़ रहे हैं और करंटली हम नवंबर मंथ को कवर कर रहे हैं. So we are done with almost all the important sections like polity was there, आपके पास सिक्योरिटी था, इंटरनेशनल रिलेशंस थे, आपके पास इकोनॉमिक्स था, ये सब हमने किया है. आज जिसका नंबर है वो है आपके पास एनवायरमेंट. ठीक है, तो वही नए साल की शुरुआत के साथ हमने सोचा कि एनवायरमेंट को चालू करते हैं, जिसके क्वेश्चंस काफी लोगों से गलत हो जाते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा डाइवर्स है और सिंपल सा सिलेबस है, बट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डाइवर्स और डायनेमिक करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं. तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं. हमारा पहला टॉपिक दैट इज एयर पोल्यूशन इन दी अर्बन इंडिया. राइट, तो इसको ना थोड़ा सा पार्ट्स में पढ़ेंगे कि एयर पॉल्यूशन और अर्बन इंडिया. व्हाट आई मीन टू से कि जब यूजुअली क्या होता है, जब आप एनवायरमेंट पढ़ते हो तो आपको लगता है कि हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, एनवायरमेंट की बात कर रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है, हार्मफुल है. बट देयर आर सर्टेन टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए बिकॉज यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है कि मिनीमाटा जो डिजीज है वो किससे हो रही है, मरकरी से हो रही है, या फिर यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन कि जो राइस है उसे मीथेन, राइस की जो खेती होती है या फिर आपके पास जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग होता है उसे मीथेन का एमिशन होता है. तो मीथेन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार आपको पता है मीथेन पे क्वेश्चन आएगा बट वो सॉल्व नहीं हो पाता है. तो वी शुड नो सर्टेन टेक्निकलिटी बिहाइंड इट. तो हम एक एक वर्ड्स को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझेंगे. पहली बात तो ना आप पॉल्यूशन क्या होता है इसका थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि जब आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे कंटामिनेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आपकी क्लाइमेट के लिए बहुत हार्मफुल है, प्लस ये बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक है. ठीक है, व्हाट आई वांट टू से इज what is the meaning of pollution? That is introduction of contaminants into the natural environment that cause the adverse change. अब अगर मैं बात करती हूँ दूसरी चीज अर्बन इंडिया, यानी कि अर्बन जो सिटी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो वो लोकेशंस जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, यूजुअली ऐसे एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपको ज्यादा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन बिल्ड स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखेंगे. तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आपके पास नंबर ऑफ पीपल जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे, तो हमारा मेजर कंसर्न अर्बन एरिया ही होगा. इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन जो है अर्बन इंडिया के अंदर. ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूज पे क्यों आया है टॉपिक, अभी अभी क्या न्यूज आई है कि स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपना उन्होंने इंडेक्स निकाला है दैट इज IQ एयर. इसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर इंडिया की 3 अर्बन सिटीज आती है, दैट इज दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता. तो अब हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से कॉजेस है जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है. पहला कॉज है यहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. अब आप पूछेंगे कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है. तो फॉसिल फ्यूल का यहाँ पे मतलब होता है कि नेचुरल फ्यूल है, ये नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है. जैसे कि आपके पास कोल होता है, ऑयल होता है, जो कम से कम ये एक्चुअली बहुत मिलियन ईयर्स अगो पहले इनका फॉर्मेशन हुआ था कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर फ्रॉम द डेड एनिमल्स, प्लांट्स इन द ग्राउंड. कैसे? देखो आपके पास अलग अलग तरीके के फॉसिल फ्यूल हो सकते हैं. क्या ऑर्गेनिक मैटर रहा है उसके बनने के पीछे, क्या टेम्परेचर था, क्या टाइम था, आपके पास प्रेशर कितना था, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे यू कैन से दैट ओके देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. सो मेनली जब भी हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं हमारे पास 3 तरीके के फॉसिल फ्यूल होते हैं. एक कोल होता है, एक ऑयल होता है और एक नेचुरल गैस होता है. ठीक है, सो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल है, ऑयल है और नेचुरल गैस है. तो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो क्या हुआ कि जो प्लांट्स है या फिर आपके पास जो ट्रीज है, जो कि मान लो कि किसी हवा की झोंके से किसी भी तरह से फ्लड हो गया या फिर किसी ने उसको काट दिया और वो गिर गए, गिरने के बाद वो दब गए, मिट्टी में दब गए या कुछ भी हो गया, तो वो ऑर्गेनिक मैटर क्या था, वहां पे प्लांट्स थे, फर्स थे, ट्रीज थे, और उसको किस तरीके के एनवायरमेंटल कंडीशन मिला उसके आधार पर ये बनाता है आपके पास कोल. और वहीं अगर मैं बात करूं एनिमल्स, ह्यूमंस,
ये जब दब जाते हैं, इनका जब पूरी तरह से आपके पास एट हाई प्रेशर कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशंस इनके अंदर जो चेंज होता है वो बनाता है आपके पास ऑयल, और उसी ऑयल को और ज्यादा हाई टेम्परेचर कंडीशंस मिल जाती है तो आगे जाके बनाता है नेचुरल गैस। तो फॉसिल फ्यूल और उसके टाइप्स जो है वो समझ आए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जब ये फॉसिल फ्यूल को आप इनकम्प्लीट बर्न करते हो, व्हेन यू हैव द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो इससे निकलता है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। व्हाट इज दिस कार्बन मोनोऑक्साइड? अ वेरी वेरी हार्मफुल गैस। और यही रीजन है यहाँ पे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कलरलेस गैस होती है, ये कलरलेस गैस होती है और ऑर्डरलेस गैस होती है, ये रिलीज होती है। तो एक रीजन हो गया बर्निंग ऑफ, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोल है, ऑयल है, गैसोलीन्स है। दूसरा यहाँ पे रीजन बताया कि जितने भी आपके पास इंडस्ट्रीज हैं वहां पे पर्टिकुलर मैटर्स जो है 2.5 हुआ, 10 हुआ, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस वहां पे रिलीज होती है और ये एक रीजन है बहुत बड़ा एयर पोल्यूशन का। नाउ यू कैन आस्क कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर मैटर? तो बेसिकली वो हार्मफुल पार्टिकल्स जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे कि एरोसॉल्स होते हैं, लटके हुए रहते हैं, ठीक है, और ये इतने माइन्यूट, इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आप उनको देख सकते हो। और इन्हीं में से पर्टिकुलर मैटर जो 2.5 है, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है। इट इज इट इज शोन और इट इज सेड बाय कंट्रोल, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है उनके द्वारा, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन, आई एम सॉरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, तो इनके द्वारा ये बताया गया। फिर है यहाँ पे जब आप गार्बेज को ओपनली बर्न कर देते हैं तो इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप बस फ्रेशर है, आप 1-2 महीने में आपने तैयारी स्टार्ट करी है। मैं आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकती कि आप 5 महीने पहले आपके पास एग्जाम्स के टाइम है और आप सीरियस एस्पिरेट, आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हम ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस। अगर मैं बोलूं ये मेरे पास एक अर्थ है और अर्थ के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, जैसे कि आपके पास ट्रोपोस्फेयर है, आपके पास थर्मोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है और आयनोस्फेयर, और इसके बाहर ये पूरा आपके पास क्या है, ये पूरा एटमॉस्फेयर ही है। और यहां से आपके पास सन रेज आती है, दैट इज इंसुलेशन जो है वो आता है। तो इनकमिंग जो सन रेज होती है, ठीक है, जो सन रेज आ रही होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, बट ये बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है। ये इजीली एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके अर्थ की सरफेस पे आ जाती है। फिर अर्थ भी एक हॉट ऑब्जेक्ट बन जाता है, हीट हो जाता है, तो ये भी अपनी बॉडी से रेडिएशन को रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बट कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती है और इनकी इंटेंसिटी कम होती है, बट वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में आपके एटमॉस्फेयर में कुछ सर्टेन गैसेस होती है जो उनको ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीटिंग जो है वो मेंटेन होती है, जो आपके पास ग्रीन हाउस गैस जो है वो मेंटेन होता है। और ये अगर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से ज्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है, तो वी से इट इज अ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये गैसेस है जो कि कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के अंदर। Then they're talking about construction and demolition, that is about the, I'm so sorry, open burning of garbage waste, जिससे आपके पास कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं, जैसे कि ब्लैक कार्बन हो गया, सूट हो गया, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस वो होते हैं जिससे आपके पास कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो है वो रिलीज होते हैं। सूट एक तरह से ब्लैक कार्बन ही होता है, जब आप किसी चीज को जलाते हो, जैसे कि चिमनी है, वहां से जो धुआं निकलता है वो एक तरह से आपके पास क्या होता है, सूट होता है। अगर मैं बात करूं SO2 की, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये बहुत ही पंजेंट स्मेल देने वाली कलरलेस गैस है और ये नेचुरली भी निकलती है, जैसे कि आपके पास जो प्लांट्स होते हैं, ये पॉलिनेशन के लिए जब उनको अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, तब ये क्या करते हैं, SO2 को रिलीज करते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा आपके हार्मफुल होती है, ठीक है। आई एम सॉरी, नॉट SO2, जो आपके पास प्लांट्स रिलीज करते हैं वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नॉट SO2, ठीक है। सो SO2 इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द रेस्पिरेटरी डिजीज।
नाउ नेक्स्ट चीज यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द इंडोर एयर पॉल्यूशन। आप क्या करते हो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनएडिक्वेट, जैसे पैक रूम है, आप थोड़ा सा देसी वे में सोचता है, सर्दियों का समय होता है, जैसे पंजाब है, दिल्ली है, राजस्थान, यहाँ पे एक्सट्रीम जो है ठंड देखी जाती है। तो यूजुअली ना एक बर्नर जैसा आता है जिसमें आप कोल रख के उसको जलाते हैं। तो यूजुअली आपको बोला जाता है कि खिड़की खोलो, दरवाजे खोलो, तब उसको करो, ओपन एरिया में करो। अगर आपने पूरे रूम को पैक करके उसको जला दिया, कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो भाई आप तय है कि 2-4 घंटे में मर भी सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल गैस उससे रिलीज होती है। नाउ कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी है जिसकी वजह से आपके पास एयर पोल्यूशन एक मेजर कॉज है, जैसे कि स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, इसको हम अगले ही टॉपिक पे कवर करने वाले हैं कि ये क्या होता है। ठीक है। नाउ जोग्राफिकल प्रोसेस की वजह से भी कुछ वेरिएशंस होते हैं, लेकिन अब ये सारे रीजन तो हमें समझ आया, लेकिन जब अर्बन सिटीज में एयर पोल्यूशन होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हेल्थ आउटकम बहुत हो सकता है बुरा। आपने अगर रीसेंट न्यूज पढ़ी होगी तो उसमें आया है कि पूरे इंडिया में अगर एक एवरेज लाइफ स्पेन किसी पर्सन की 70 साल है, तो अगर कोई पर्सन दिल्ली में है तो वो 70 साल से पहले ही मर जाएगा, उसकी लाइफ स्पेन कम है वहां पे। इतना ज्यादा हार्मफुल हेल्थ आउटकम जो है देखा जाता है। दिल्ली में आपको हर एक नॉर्मल इंसान के अंदर आपको एक रेस्पिरेटरी डिजीज की छोटे छोटे सिम्टम्स बहुत ही कॉमन मिलेंगे। अस्थमा हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस फूलने लग जाता है, स्किन पे इंफेक्शन हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन इरिटेशन हो जाती है, रेड ब्लैमिशेस जो है वो हो जाती है। ठीक है। तो बहुत सारे हेल्थ आउटकम्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, हार्ट डिजीज है, लंग कैंसर है। बच्चों में, एल्डरली या फिर पुअर पीपल सबसे ज्यादा ससेप्टेबल। तो क्लाइमेट चेंज का असर बच्चों में क्या है, ये भी हमारे अभी लास्ट इसका जो टॉपिक है वो यही आने वाला है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक। फिर यहाँ पे है क्लाइमेट चेंज। मीथेन एक बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है। एनवायरमेंट डैमेज एसिड रेन से होता ही, आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट में भी इसका बहुत बड़ा हाथ दिखता है। नाउ किन किन तरीके से आप उनको रेगुलेट कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छी चीज जो है यहाँ पे हुई थी, वो है आपके पास भारत स्टेज जो 4 था उसको हटा के भारत स्टेज 6 जो नॉर्म्स है वो लाए गए। देखो ये क्या है ना, एक बीएस जब हम बोलते हैं स्टैंड्स फॉर भारत स्टेज एमिशंस स्टैंडर्ड। ठीक है, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। ये तय करती है भाई सरकार कि कितना अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट जो है रिलीज हो सकता है किसी भी इंजन से या फिर आपके पास जो मोटर व्हीकल्स है उनसे। तो पहले भारत स्टेज 4 था, बट इसमें काफी डिले हुआ, तो 5 को स्किप करके डायरेक्टली सरकार भारत स्टेज 6 लेके आई और 1 अप्रैल 2020 को उसको लागू किया और बोला इसके बाद अब कोई भी गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल हो या कुछ भी हो, उसमें भारत 6 के जो नॉर्म्स है वो लगने वाले हैं। ठीक है। ओके। नाउ फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल दैट इज फेम। अगर कोई दिल्ली से वहां पे ई रिक्शा बहुत चल, बहुत ही अच्छी व्हीकल लगती है, आप शॉर्टर डिस्टेंस के लिए उनको यूज करते हो, नो पोल्यूशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से वो चलती है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आप प्रमोट करने के लिए एक स्कीम आई थी, दैट इज द फेम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल एमिशन। इसमें हमने पेट कोक और फर्नेस ऑयल को बैन करने की बात करी गई है। एयर पॉल्यूशन ड्यू टू द डस्ट एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी पॉलिसी है एनवायरमेंट से रिलेटेड जहां पे जो प्रोड्यूसर है वो खुद एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिस्पॉन्सिबल होगा, फाइनेंशियली और फिजिकली, पोस्ट कंजम्पशन का जो भी उसके पास वेस्ट या डिस्पोजल निकल रहा है उसके। ठीक है। नाउ मॉनिटरिंग एंड इम्बिएट एयर, ये एक एप्लीकेशन आई थी सफर नाम से, दैट इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड द वेदर फोरकास्टिंग और रिसर्च। इसमें आप बेसिकली ये लॉन्च किया गया था दिल्ली के उधर के लिए। नाउ व्हाट आर द वे अहेड, आप क्या कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को आप ज्यादा से ज्यादा अपना सकते हो जिससे पोल्यूशन जो है वो कम से कम होगा। अब बात करते हैं स्टबल बर्निंग के बारे में। स्टबल बर्निंग
एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है रबी क्रॉप और एक होता है जायद क्रॉप। तो जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है आपके पास पंजाब जैसी एरियाज है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे दोनों खरीफ और रबी के बीच में ना ये चावल की खेती बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज है, पानी अच्छा खासा आ रहा है, तो ये क्या करते हैं वहां पे ये चावल की खेती कर डालते हैं। तो होता है कि इनके पास टाइम बहुत कम बचता है कि जो एक क्रॉप है जिसकी हार्वेस्टिंग हुई है आपको काटना है और दूसरी क्रॉप जो लगानी है, तो वो जो इनके बीच का जो समय है उनको हार्डली 1-2 हफ्ता मिलता है, तो उनके पास समय नहीं होता है। ये क्या यूज करते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं जिसमें आपके पास तीन चीजों को, ये रीपिंग जो है, थ्रेशिंग और विनोइंग एक साथ इस मशीन के थ्रू हो जाता है। और इसकी वजह से छोटा छोटा खेतों में ना वेस्ट बच जाते, छोटी छोटी डंडियां मतलब पराली बन जाती, बच जाती है, जिसको ये फिर फटाफट से साफ करने के लिए क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। तो जब उसको जलाते तो पोल्यूशन होता है। तो ये है आपके पास स्टबल बर्निंग। और दिल्ली में जो विंटर में हालत खराब हो जाती है उसका एक सबसे बड़ा रीजन स्टबल बर्निंग माना जाता है, क्योंकि क्या होता है आपके पास दिल्ली एक लैंडलॉक्ड एरिया है, ठीक है, और आसपास के शहर पंजाब है, यूपी बिहार, यहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है, तो वहां से फिर हवा जाती है आपके पास दिल्ली की तरफ, क्योंकि विंटर्स का टाइम है, विंड डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए अगर आपने मानसून पढ़ा है। तो यहाँ पे ये तो ठंडी हवाएं हैं, डेंस हवाएं हैं, मूवमेंट कम होता है, तो दिल्ली में एकदम भारी सा पोल्यूशन जो है ज्यादा एक साथ, इसका जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की सरकार को बोला कि इसको इमीडिएटली रोका जाए। तो ये था आपके पास स्टबल बर्निंग का जो टॉपिक है उसके बारे में। अब ये स्टबल बर्निंग का थियरी देख लेते हैं, दैट इट इज अ प्रोसेस of setting on the fire the straw stubble left after the harvesting of grains, जैसे कि पेडी है, wheat है, it is usually required in the areas that use a combined harvesting method which leaves a crop residue behind. अब लोग क्यों करते हैं, मतलब आप whenever you try to address a problem you must know कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है। लाइक आप किसी को जबरदस्ती बोल रहे हो कि पेन मत चुराओ, पेन मत चुराओ, आप थप्पड़ मारो, पेन मत चुराओ, गलत बात होती है, यू आर लाइक डेली पोकिंग दैट, पेन चुराना गलत बात होती है। बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा लगातार स्कूल में पेन चुरा रहा है तो रीजन क्या है। क्या वो एक पुअर हाउस होल्ड से आ रहा है जहाँ पे उसके पास पेन है ही नहीं कि उसको होमवर्क करना पड़ता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि पेन चुराना उसके एक उसको लगता है कि मेरा एक रिचुअल है कि मेरे को पेन इकट्ठे करने हैं, 1000-2000 दूसरों का पेन। तो आप रीजन समझने की कोशिश करो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। सेम थिंग हम ये देखते हैं कि फार्मर्स जो है स्टबल बर्निंग की तरफ क्यों जाते हैं, उसका रीजन क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट है कि जो फार्मर्स है उनका कहना है कि जब हमको एक क्रॉप हार्वेस्ट करनी होती है और दूसरी क्रॉप को लगानी होती है उसके बीच में हमारे पास बहुत ही कम समय होता है, हार्डली 2 या 3 हफ्ते का समय होता है, तो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है कि हम इसको मैनुअली साफ करें, इसलिए हम इसको जला देते हैं। दूसरा रीजन, इंक्रीज द मैकेनाइजेशन ऑफ द हार्वेस्टिंग, यानी कि ये जो आपके पास हार्वेस्टर्स है, मशीन्स के थ्रू आप इसको, पहले क्या करते थे लोग, इसे हाथ से उसको जो क्रॉप है उसको हटाते थे, अब यहाँ पे मैकेनाइज मशीनें आ गई है, तो जब आप मशीनों से हार्वेस्टिंग करते हो तो 10 से 30 सेंटीमीटर की जो स्टबल जो वेस्ट है वो खेतों में रह जाता है, ठीक है, तो आप वो एक वेस्ट है, अब उसको मैनुअली हार्वेस्ट करने बैठोगे तो समय लगेगा, तो इस मशीन से करोगे तो ऑब्वियस थोड़ा सा कचरा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उससे क्या होता है, 10 से 30 सेंटीमीटर बच जाते हो तो उसको जलाना है। लेबर शॉर्टेज, अब मैनुअली कराओगे तो भाई उससे लेबर लगानी पड़ेगी, लेबर महंगी आती है, और अगर ये जो कचरा है उसको अगर बेचना भी है बिना जलाए उसके लिए कोई मार्केट है नहीं। तो यहाँ पे कुछ लोग का एक ट्रेडिशनल बिलीफ है कि हमारा कन्वेंशनल तरीका खेती ऐसी होती है, आपको क्या पता खेती कैसी होती है, आप तो मॉडर्न लोग हो, आपको नहीं पता है, दिस इज अ कन्वेंशनल मेथड, हम जलाते तो हमको लगता है कि इससे हमारी क्रॉप जो है बढ़िया होगी, ट्रेडिशनल बिलीफ है हमारा, राइट। देन पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, इनको लगता है कि भाई अगर हम जलाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो कीड़े हैं, पेस्ट है, वीड है, वो भी मर जाएंगे। सो रिसोर्सेज का एसेस भी इनके पास नहीं है, तो ये कुछ रीजंस है। अब इम्पैक्ट क्या होता है, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट है सबसे बड़ा पॉल्यूशन। अगर हम बात करें स्टबल बर्निंग से कितना टन पोल्यूशन होता है, तो 3 किलो वहां पे पर्टिकुलर मैटर निकल सकता है, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 कार्बन डाइऑक्साइड, 199 केजी एश, 2 केजी सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में।
स्टबल बर्निंग जब होती है ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक पॉल्यूटेंट को रिलीज करती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, और यहाँ पे आपके पास वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम बोल रहे थे कि एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि यूजुअली आपके पास नेचुरली भी इनका ओरिजिन होता है, प्लांट्स इनको रिलीज करते हैं जब उनको पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना होता है पॉलिनेटर्स को। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है इसमें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही कम फर्टिलिटी हो जाती है। देखो सॉइल फर्टिलिटी में एक और इम्पोर्टेंट रीजन, अगर आप किसी मिट्टी में लगातार आप चावल 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 लगाओगे तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि आप एक बार चावल लगाओ, एक बार दाल लगाओ, एक बार मूंग लगाओ, एक बार कुछ और लगाओ, इंटरक्रॉपिंग, राइट। Now heat penetration impact on the biodiversity। तो कौन कौन से रेगुलेटरी मेजर्स या फिर पॉलिसीज यहाँ पे आई गई थी जिससे स्टबल बर्निंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात तो 2014 के अंदर नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू आया, जिसके अंदर टेक्निकल मेजर्स को अडॉप्ट करने के बारे में बात करी, जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू का आप यूज करो, आप उनको बिल्डिंग्स के अंदर बना, जैसे कि जो कचरा बचता है, अब अगर आपको पता चले कि यार बिल्डिंग बनाने में इस कचरे का मैं यूज कर सकता हूँ, तो लोग उस कचरे को जलाएंगे नहीं, वहां पे बेचेंगे, है ना। तो यहाँ पे बात करी गई थी कि जो आपके पास ये वेस्ट है, जो स्टबल बच रहा है, इसको आप यूज करो बिल्डिंग्स बनाने में, ट्रेनिंग करने के अंदर, ठीक है, वो सूटेबल लॉ एंड लेजिस्लेशन। फिर यहाँ पे नेशनल उन्होंने कहा था आप डायरेक्शंस फॉलो करो 2015 की, जिसमें आप क्रॉप रेसिड्यू का मैकेनिज्म जो है, जिस तरह से कलेक्शन हो रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस करें। देन कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, in situ crop residue management and ex situ crop residue management, there's nothing to talk about it। सीधे बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। जैसे मैंने बोला, सबसे खतरनाक जो रीजन मुझे लगता है कि किसी के दिमाग में बैठ जाना कि हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा कल्चर है। बेस्ट एग्जांपल घूंघट प्रथा विच वुमेन टेक, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ इस्लाम, जिन्होंने यहाँ पे नॉट बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ इस्लाम, बट ठीक है, उस वक्त के जो लोग हैं वहां पे बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे, वुमेन को टारगेट किया जा रहा था, तो दे कवर्ड देयर फेस। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। But now people think it is our culture, traditional belief. No, it is not traditional belief. No, it is not cultural belief. So same thing, किसी की मन से सोच को निकालना is the biggest challenge। तो यहाँ पे इनके अंदर एक deeply rooted traditional belief है स्टबल बर्निंग को लेके। सेकेंड चैलेंज है कि इनको पता ही नहीं है कि ये जो कर रहे हैं उससे कितना बड़ा यहाँ पे ये जो नुकसान इनको हो रहा है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है कि ये ऐसे बीज लेके आए हैं हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन, जिससे यील्ड आपकी बढ़ेगी और कम से कम समय में। तो जैसे इनको बोलते हैं ना ये कि हमारे पास टाइम कम है, कि हमारे पास इसी टाइम पर लगाना होता है ताकि फिर तब तक ये जो है वह हार्वेस्टिंग करने को मिल जाए। तो यहाँ पे ऐसे बीज लेकर जो कम समय में आपको हार्वेस्टिंग करके मिलेगी। तो पूसा 2019 एक हाई वैरायटी है जो कि मैच्योर हो जाता है मात्र 120 से 125 दिनों में। न्यूज़पेपर में पूसा 29 बहुत बार आया और यूपीएससी से सवाल पूछता भी है, पूसा 2019 किसकी वो है, राइस की है, गेहूं का है, किसकी वैरायटी है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नाउ अब आते हैं क्लाउड सीडिंग की तरफ कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है। ये बहुत ही अच्छा फिनोमेना एक्चुअली मुझे लगा, तो सोचा इसको हम थोड़ा सा आपको बताएं। पॉल्यूशन को रिलीव करने के लिए क्लाउड सीडिंग का यूज किया जाए, ये यहाँ पे बात हुई है। कैसे? मान लो कि कहीं पे पॉल्यूशन, आप पानी का छिड़काव करते हो थोड़ी सी हवा वगैरह साफ करने के लिए, तो बारिश हो जाए तो बल्ले बल्ले, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल बारिश कैसे होती है? क्लाउड सीडिंग से। क्लाउड सीडिंग में हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंपाउंड है हमारे पास जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, ये क्या करता है, ये मदद करता है कि तुरंत जो है फुल स्पीड आइस क्रिस्टल्स को ऐसे सॉलिडिफाई करके आइस क्रिस्टल में बदले और यहाँ पे आर्टिफिशियली बादल बने। तो कुल मिला के हम यहाँ पे आर्टिफिशियली ऐसे केमिकल्स का इंजेक्शन कर रहे हैं जिससे आर्टिफिशियली बादल बने और वहां पे बारिश हो जाए। देखो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं हम टू इनिशिएट द क्लाउड सीडिंग, क्लाउड्स आर इंजेक्टेड विद द सॉल्ट, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या करेंगे, जब आपने उसको इंजेक्शन किया है, दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल।
जब ये बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा आइस क्रिस्टल, एयर में सस्पेंड नहीं हो पाएगा, तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, और जब नीचे की लेयर्स में आएगा, इसको टेम्परेचर वहां पे बहुत ज्यादा मिलेगा और मेल्ट होगा और वहां से एक तरह से बारिश क्रिएट करेगा। नाउ मेथड्स पे ना जाते हुए सीधे इसके जाओ आप एप्लीकेशन पे, जहां जहां पानी का यूज है वहां वहां आप इसके एप्लीकेशन लगा सकते हो। जैसे कि जो ड्रॉट स्ट्राइकन एरिया से जहाँ पे ड्रॉट है, सूखा पड़ता है, वहां पे बारिश करवा दे। बिजली के लिए कर सकते हो, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कर सकते हो, तो काफी अच्छी इसके इम्प्लीकेशन जो है वो हो सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। आज दो टॉपिक और पढ़ेंगे हम, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के बारे में, और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो अब ना एनवायरमेंट का जब भी आप पढ़ो उसका एक सिलेबस समझो। देखो 1992 के अंदर एक अर्थ समिट हुई थी ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें हुई, UNFCCC, ठीक है, CBD और UNCCD। UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। CBD स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये है कन्वेंशन टू कॉम्बेट द डेजर्टिफिकेशन। और एक आपके पास साइन हुआ फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21। देखो यही पूरा सिलेबस है यूपीएससी का, और एक पोल्यूशन साइड में और ले लीजिए आप। कोई भी क्लाइमेट चेंज का रिलेटेड टॉपिक आए मतलब UNFCCC से लिंक करना है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आए तो CBD से करना है, और डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिफॉरेस्टेशन UNCCD, और यहीं से आप फॉरेस्ट को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास टॉपिक आया है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पे हम उनको बचाने की बात कर रहे हैं, कैसे फॉरेस्ट को सर्टिफाई करने की बात करी जा रही है, कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि फॉरेस्ट के आ रहे हैं हम मेक श्योर करें कि वो ऐसे प्रोडक्ट ना हो जो डीज डेजर्टिफिकेशन के रिजल्ट्स की वजह से आ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन करेंगे, मल्टी ईयर उसका जो स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया ने अभी कंट्री लेड इनिशिएटिव जो है उसको होस्ट किया है एज एन इवेंट, पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट, जो कि अभी उत्तराखंड में हुआ था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000 बाय द रिजोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, दैट इज द इकोसॉक। ये जो कंट्री लेड इनिशिएटिव था, इसका सबसे परम इंपॉर्टेंट जो गोल या ऑब्जेक्टिव था वो था to contribute to the discussions of UNFFF। आप समझते हैं फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है? ये एक ऐसा मार्केट मैकेनिज्म है जिससे हम फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका सस्टेनेबल यूज करें, ठीक है। दैट इज इफेक्टिव मीन्स टू इंश्योर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, जहां पे इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एसेस करेगी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की क्वालिटी का एंड प्रोडक्शन का। दो तरीके की होता है, एक है आपके पास सर्टिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एसेस करेगा कि whether the forests are being managed according to a specified set of standards। दूसरा है यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो जो टोटल फॉरेस्ट है अभी सर्टिफिकेशन के अंदर, वो आपके पास 35% 2010 तक का ये डेटा है। बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज है बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करती हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऑडिट और कंप्लाइंस की जो इश्यूज है वो ज्यादा आते हैं। तो अगर हम सर्टिफाइड सस्टेनेबल फॉरेस्ट की बात करें, इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? सबसे पहले वहां की बायोडाइवर्सिटी को बचा पाओगे, फॉरेस्ट एरिया को और ज्यादा बढ़ा पाओगे, हजार्डस केमिकल से छुटकारा पाओगे। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, देखो आप सस्टेनेबल टर्म समझो, आपको सब समझ में आ जाएगा, यानी कि टू यूज इन सच अ वे कि आप अपनी सारी नीड को फॉलो कर रहे हो, ग्रीड, लालच से नीड को फॉलो कर रहे हो, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप कुछ छोड़ पा रहे हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, use of forest and forest land in a way that maintains their biodiversity, productivity, regeneration, capacity, and vitality. They maintain their potential to fulfill now in the future relevant ecological, economic, and social functions. It does not cause the damage to the other ecosystems. Now, constituents.
It implies a various degree of human intervention ranging from the administrative, legal, technical, economic, social, and environmental actions. Outcomes. Sustainably managed forests provide important ecosystem services जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि कार्बन को ऐसे पकड़ के रख लेना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। जरूरत क्यों है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दिस वाज अबाउट द सर्टिफिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज एंड चिल्ड्रन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट आधे घंटे का वीडियो हो गया होगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थोड़ा सा स्पीड पकड़े कि एग्जाम आने वाला है। फिर भी अगर किसी को भी डाउट लग रहा है कि स्पीड तेज है धीरे है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी जो बात है उसे पूरी तरह से फोकस करेंगे और इंप्रूवमेंट जो है अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके। थैंक यू।